क्या अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को टारगेट करने के लिए मुस्लिम देश यहां पर अरब नाटो बनाने के लिए जा रहे हैं? दरअसल जो बड़ा हमला कतर पर किया गया है, उसके बाद कतर का यह कहना है कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है और इजराइल को जवाब मिलना चाहिए। दरअसल मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि एक कतर जैसे देश की राजधानी पर हमला हो गया, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि हमें अब एक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स बनाने की जरूरत है जो नाटो की तरह काम करे। दरअसल नाटो के अगर किसी भी सदस्य देश पर अगर अटैक किया जाता है तो बाकी देश भी उसकी सुरक्षा में उतर जाते हैं, उस पर बड़ा हमला जो है वो दुश्मन देश पर किया जाता है। अगर 57 मुस्लिम मुल्कों को खड़ा कर दिया जाए एक मंच पर आकर, तो 40% से ज्यादा ऑयल रिजर्व पर इनका कब्जा होगा। मुस्लिम देश इसलिए टेबल पर नहीं आ सकते क्योंकि सऊदी अरब ईरान का झगड़ा है, सऊदी अरब इराक का झगड़ा है, ईरान इराक का झगड़ा है, मिस्र और ईरान का झगड़ा है, जो अपने हितों को नहीं छोड़ सकते। सभी मुस्लिम देशों के जो हित हैं वो अलग अलग हैं और इसलिए उन्हें बातचीत की टेबल पर लाना बेहद मुश्किल है। अरब नाटो बनाने से क्या होगा? पहले ही अरब लीग, OIC और GCC जैसे संगठन मुस्लिम देशों के हैं। नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और सबसे बड़ा सवाल आज ये मिडिल ईस्ट को लेकर कि क्या मुस्लिम देश अरब नाटो बनाने जा रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट के हालात आपको पता है कि इजराइल लगातार गाजा पर बड़े अटैक कर रहा है, पूरा गाजा जो है वो तबाह कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर भी, मसलन चाहे ईरान के साथ किस तरीके से तनाव के हालात यहां पर बने थे, लेबनान में बड़ा अटैक जो है वो लगातार इजराइल की तरफ से किया गया, वहीं स्थितियां अब कतर तक जा पहुंची हैं, जिसके बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन जो मुस्लिम देश हैं उनकी तरफ से बुलाया गया और उसमें एक सवाल जो है वो उठा है, एक प्रस्ताव जो है वो सामने आया और ये कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि अरब नाटो बनाया जाए। लेकिन उसमें सबसे पहले तो सवाल यही है कि आखिर ये जो अरब नाटो का जिक्र किया जा रहा है, ये आखिर अरब नाटो क्या है? आखिर अरब नाटो क्यों मुस्लिम देश जो हैं वो यहां पर बनाना चाहते हैं? ये सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि नाटो के बारे में आपने बार बार सुना होगा कि अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसे देश नाटो के जो है वो सदस्य हैं और नाटो होने को लेकर ही रूस और यूक्रेन की जंग भी चल रही है। यूक्रेन क्योंकि नाटो का सदस्य बनना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो नाटो के साथ जाकर शामिल हो। तो आखिर नाटो बनाने की जो बात मुस्लिम देशों की तरफ से की जा रही है, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको मिडिल ईस्ट के हालात बताता हूं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त आखिर क्या चल रहा है। आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में जो शुरुआत हुई थी वो युद्ध की आखिर कहां से हुई थी। सबसे पहले 7 अक्टूबर का वो दिन जब इजराइल के अंदर घुसपैठ की जाती है, इजराइल में घुसपैठ होती है और उसके बाद अटैक की शुरुआत कर दी जाती है इजराइल की तरफ से और हमला होता है हमास के आतंकियों पर गाजा में। ये पूरी की पूरी गाजा पट्टी है और इसी में सबसे पहले इजराइल की तरफ से अटैक कर युद्ध की शुरुआत की गई थी और पूरी तबाही और ये जो है वो गाजा में मचाई गई। हमास पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, ये इजराइल ने सबसे पहले कहा था। दरअसल ये मिडिल ईस्ट का वो हिस्सा है जो इजराइल से लगता हुआ है और इसी को लेकर ये पूरे युद्ध की मिडिल ईस्ट में शुरुआत हुई और इसके बाद मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी इसकी चपेट में आने शुरू हो गए। मसलन सबसे पहले हमला होता है गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से, उसके बाद इजराइल जो है, क्योंकि हमास के आतंकियों को खत्म करना टारगेट था और इजराइल ने यह कहा कि उसके अस्तित्व पर अगर कहीं से भी किसी भी आतंकी गुटों की तरफ से, किसी भी देश की तरफ से अगर खतरा खड़ा किया जाएगा तो वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के 6 बड़े देश जिन्हें टारगेट कर इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से धधक रहा है। दूसरा बड़ा हमला कहां पर किया गया है? वो किया गया यहां पर यमन पे। यमन भी लगातार जो है वो इजराइल को उकसाने की कार्रवाई करता रहता है, उसकी तरफ से मिसाइल अटैक होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल पर जो भी अटैक होते हैं वहां का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो उन्हें हर बार रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यमन को खासा नुकसान इन बड़े अटैक्स में अभी तक हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा देश मिडिल ईस्ट का जिस पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया वो है लेबनान। लेबनान में आपने देखा कि आखिर कैसे हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। लेबनान में भारी तबाही, ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाए गए और अभी तक मिडिल ईस्ट में जो आपने पिछले 2 साल के अंदर युद्ध देखा है उसमें सबसे ज्यादा तबाही जिन देशों के अंदर हुई है, जो जगह सबसे ज्यादा तबाह हुई है उसमें गाजा, जो सब हमास की जो है वो तबाही की है इजराइल ने, और दूसरी तरफ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इसके अलावा एक और देश
मिडल ईस्ट का जहां पर तबाही हुई वो है आपका कतर। लेकिन कतर में आपको देखना होगा कि सबसे पहला ये अटैक था कतर के अंदर जो अभी तक इस तरीके के बड़े हमले नहीं किए गए थे। कतर पर जैसे ही हमला हुआ है पूरा मिडल ईस्ट, तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो हिल गए। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कतर जैसे देश पर भी इजराइल जो है वो अटैक कर देगा। इसकी पहले तो सबसे बड़ी वजह समझिए, कतर इकलौता ऐसा देश था अभी तक जहां पर हमास के साथ इजराइल की जो भी बातचीत चल रही थी वो यहीं पर चल रही थी। कतर ही था जहां पर दोनों देश के जो प्रतिनिधि हैं, इजराइल के जो प्रतिनिधि हैं और हमास की तरफ से जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके आतंकी, वो जहां आकर एक साथ बात कर सकते थे वो कतर में कर सकते थे, दोहा में कर सकते थे। सिर्फ यही एक ऑप्शन था और कतर लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाहे आप फ्रांस की भी अभी आप बात देखेंगे, फ्रांस ने भी लगातार ये कहा है कि गाजा में बहुत तबाही हो चुकी है, वहां लोग के रहने के हालात नहीं हुए हैं और इजराइल को किसी भी तरीके से अब रोकना होगा कि तबाही वहां पर ना हो। लेकिन इजराइल ये साफ कह रहा है कि जब तक वो उन तमाम जो नागरिक हैं हमास ने उसके बंदी बनाए हैं उन्हें नहीं छुड़वा लेता है और उसका पूरा मकसद क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक वो ये हमलों को नहीं रोकेगा। और बीच बीच में जो युद्ध रोकने की कोशिशें होती थी तो वो यहीं कतर में बैठकर होती थी और इसकी बाकायदा इजराइल की तरफ से भी इजाजत दी गई थी, अगर वहां पर आकर हमास के जो प्रतिनिधि बैठते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ? हाल फिलहाल में यह हुआ कि दोहा के अंदर बड़ा हमला कर दिया गया, एक बड़ा प्रिसाइजली अटैक जो है वो किया गया। ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने पहले जानकारी यहां पर जो है वो दी थी और ये जो हमला था पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया, प्रिसाइजली किया गया कि कतर के नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। और जो हमास के वहां पर आतंकी बैठे हुए हैं जिन्हें कतर पनाह दे रहा है, इजराइल ये कह रहा है कि वो पनाह दे रहा था, इसलिए हमने उनको जो है अटैक किया है। लेकिन इजराइल ने जैसे ही दोहा में टारगेट किया, ये सारे देश जिनका मैंने यहां पर जिक्र किया, चाहे इसके अंदर लेबनान हो, चाहे इसके अंदर जो है वो कतर हो, या फिर यहां पर ईरान हो, इराक हो, ये सारे मिडिल ईस्ट जो देश हैं वो हिल जाते हैं। सबको ये लगता है कि भाई सब पर एक एक करके हमले हो रहे हैं और अगली बारी जो है उनकी भी हो सकती है। अगर दोहा के अंदर अटैक हो सकता है, दोहा पर अटैक को आपको ऐसे भी समझना होगा क्योंकि कतर बहुत संपन्न देश है, छोटा मोटा देश तो नहीं है, बहुत अच्छे खासे जो है ऑयल रिजर्व भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑयल रिजर्व की वजह से इसको किसी तरीके की यहां पर जो है वो खास ट्रीटमेंट मिल रहा था। बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का बहुत खास है, अमेरिका का खास है। डोनाल्ड ट्रंप आए थे कुछ दिनों पहले यहां पर और डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा अच्छा खासा लेविश जो प्लेन है वो गिफ्ट किया था कतर के आमिर ने। ये क्यों किया था? क्योंकि आमिर जो हैं वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत यहां पर करना चाहते हैं। इसमें ट्रिक यह है कि कतर पर अगर इजराइल ने हमला किया तो इजराइल किसके कहने पर सारी चीजें कर रहा है? अगर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों को टारगेट किया जा रहा है तो उसमें अमेरिका का पूरी तरीके से समर्थन है। कतर ने यह कहा कि अगर जब कतर पर टारगेट किया जा रहा था, कतर को पर दोहा में जब हमला किया जा रहा था, दोहा क्योंकि कतर की जो है वो राजधानी है, तो अमेरिका ने भी नहीं बताया, अमेरिका ने भी ये नहीं बताया कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। इजराइल ने भी उसको नहीं बताया कि वो यहां पर हमला करने वाला है। अगर हमास के आतंकी सिर्फ टारगेट पर थे तो कम से कम कॉन्फिडेंस में यहां पर कतर को लेना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं लिया गया और अटैक यहां पर कर दिया गया। इसलिए सारे मुस्लिम देश यहां पर पूरी तरीके से घबराए हुए हैं कि कतर जैसे देश पर अगर हमला हो रहा है, जो एक बार को अमेरिका के साथ अपने संबंध यहां पर बहुत बेहतर बनाया हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दे रहा था। कई देशों ने तो उस वक्त में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में गए, तो उनको यह तक कह दिया कि हमारे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है, कतर दे सकता है आपको प्लेन। इसलिए कतर पर हुए हमले को लेकर पूरे जो मुस्लिम देश हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ। जैसे ही कतर पर यह अटैक हुआ, सारे मुस्लिम देश जो है वो खफा हो गए। सभी ये कहने लगे कि भाई अगर आप कतर को भी टारगेट यहां पर जो है वो बना रहे हैं तो उसके बाद ये जो हालात हैं ये तो और बिगड़ जाएंगे। ये कतर पर हमला हुआ है। अब जैसे ही कतर पर यह हमला हुआ तो मुस्लिम देशों की तरफ से क्या कहा गया? सबसे पहले कतर ने कहा, उसने कहा कि यह हमला उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। आप कतर जैसे देश की राजधानी पर टारगेट कर रहे हो तो वो सीधा कहेगा कि भाई आप मेरे एयर स्पेस में घुस गए, आपने मेरी राजधानी को नहीं बख्शा, तो मेरी तो संप्रभुता का पूरी तरीके से उल्लंघन आपने कर दिया। कतर ये साफ तौर पर कह रहा है, वो इजराइल को ब्लेम कर रहा है, वो अमेरिका को ब्लेम कर रहा है।
मुस्लिम देशों ने इसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कह रहे कि कोई जो देश है इजराइल जो है पूरी तरह बेलगाम हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस देश के ऊपर हमला कर रहा है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं उनका पूरी तरह से उल्लंघन यहां पर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। कोई फर्क इजराइल को नहीं पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो मुस्लिम देश हैं वो इस हमले के बाद से बुरी तरह से आहत हैं। उनका कहना है कि हमारी सुरक्षा तो कहीं भी नहीं बची है। अगर गाजा पट्टी को तबाह कर दिया गया है, लेबनान में तबाही मचा दी गई है, ईरान पर अगर हमला हो गया है, कतर और दोहा के ऊपर अटैक हो गया है, तो हमारी तो सुरक्षा खत्म हो गई, हमारी तो सुरक्षा जो है वो कहीं बची ही नहीं है। उनका कहना है कि एक देश की राजधानी पर हमला अगर संभव है तो दूसरे देशों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हो ही नहीं सकती है। बाकी मुस्लिम देश क्या करेंगे? बाकी मुस्लिम देश कहां जाएं? उनके पास जो ये मुस्लिम देश अपना अब इकट्ठा हो रहे हैं, जो आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया, उन्होंने कहा कि बाकी देश आखिर कैसे उनकी सुरक्षा होगी? कुछ तो छोटे भी हैं, कतर तो फिर भी बहुत संपन्न देश है, उनकी तो आप सिक्योरिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। वहीं अरब इस्लामी देशों ने हमलों से बचाव के लिए नाटो की बात की है, नाटो जैसे संगठन की यहां पर बात की है। सबसे बड़ा पॉइंट है इस शिखर सम्मेलन की वजह से जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया। कतर पर हमला हुआ, सारे देश मुस्लिम जो मिडिल ईस्ट के हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं वो बेचैन हो गई, और एक समिट बुलाया गया। इस समिट का नाम था अरब इस्लामिक समिट, और उसी में यह जिक्र आया। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि हम भी एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो नाटो जैसा संगठन हो, जो नाटो की तरह पूरी तरीके से यहां पर काम करे। अब इन्होंने क्या इसके लिए प्रस्ताव दिया है, कैसे ये पूरा संगठन जो है वो काम करेगा, उसे हम समझे। उससे पहले आप ये समझिए कि नाटो क्या है, क्यों मुस्लिम संगठन जो है वो नाटो की बात कर रहे हैं। दरअसल नाटो जो है, इसका पूरा नाम पहले समझ लीजिए कि नाटो का पूरा नाम क्या है। पूरे नाटो का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाटो। ये एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है, यानी कि जो देश इस संगठन के हिस्सा हैं वो उसकी बाकी देशों की जो सैनिक पावर है, जो उनकी सैन्य शक्ति है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इस संगठन का हिस्सा होंगे। इसलिए एक सैन्य गठबंधन है। और इसको बनाया कब गया था? 4 अप्रैल 1949 को इसे बनाया गया था। इसके किसी सदस्य पर अगर, जो उसके सदस्य देश है उन पर अगर हमला होता है तो बाकी जो हैं वो उसे अपने ऊपर हमला मानते हैं। मान लेते हैं कि अमेरिका उसका हिस्सा है, जर्मनी उसका हिस्सा है, फ्रांस उसका हिस्सा है। किसी देश ने अगर फ्रांस पर अटैक यहां पर किया तो यह अमेरिका मान लेगा कि यह मेरे ऊपर भी अटैक हुआ है, और वो अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल उस दुश्मन देश के खिलाफ करेगा जिसने फ्रांस पर अटैक किया है। यह नाटो का एक रूल है। ये इसलिए सैन्य गठबंधन यहां पर कहा जाता है कि यह सैन्य गठबंधन है, और उसकी सुरक्षा पर हमला मानते हुए यह भी अटैक यहां पर करेगा। इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें सबसे बड़ा नाम है वो तो अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। इसके अलावा तकरीबन 30 के करीब इसके सदस्य बताए जाते हैं। तकरीबन 30 ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य हैं, और उन पर से, इन 30 देशों में से अगर किसी पर भी अटैक होगा तो अमेरिका भी उस पर अटैक करेगा, फ्रांस भी उस पर अटैक करेगा, ब्रिटेन भी उस पर अटैक करेगा। ये सारे देश इकट्ठा हो जाएंगे और उस दुश्मन देश के ऊपर अटैक किया जाएगा। इसलिए आप समझिए कि वो मुस्लिम नाटो का जो है वो जिक्र क्यों यहां पर किया जा रहा है, क्यों अंतरराष्ट्रीय जो अरब समिट यहां पर हुई उसमें क्यों मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा संगठन यहां पर बनाना चाहिए। लेकिन इसके कुछ और पेंच भी हैं। ऐसा नहीं है कि बोल दिया जाएगा तो नाटो जो है यहां पर बन जाएगा। क्या प्रोजेक्शन यहां पर दिए गए हैं कि जो अरब समिट यहां पर होती है, अरब उसमें क्या प्रस्ताव यहां पर दिया गया, इसमें आप समझिए। इराक ने क्या कहा? इराक ने कहा कि मुस्लिम देशों का एक संयुक्त सुरक्षा बल, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स, इसको JSF के नाम से जाना जा रहा है। एक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स जो है हमें बनाना चाहिए, जैसा नाटो है ऐसा एक JSF बना दो, यह मांग की जा रही है। और इसका उद्देश्य किसी मुस्लिम देश पर हमला हो तो सभी मिलकर उसका जवाब दे। नाटो में भी यही होता है कि अगर आपने किसी एक नाटो सदस्य देश पर हमला किया तो बाकी देश भी जो हैं वो उस पर अटैक कर देंगे। ये भी क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम देश पर अगर एक बार अटैक हो जाएगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? उस पर जवाब देंगे। यानी कि अगर आप ये समझिए कि अगर यहां पर सभी मुस्लिम देशों का अगर एक साथ संगठन होता, कतर पर अगर हमला हुआ होता, सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होते, अटैक किस पर करते? इजराइल पर। इजराइल के ऊपर हमला हो जाता। अरब और इस्लामी देशों के बीच व्यापक राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी यहां पर होनी चाहिए, यानी कि सैन्य
जो बल हैं उनका इस्तेमाल हो सके, एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक कर सकें। इसके अलावा जो सभी व्यापक राजनीतिक सुरक्षा, जो सिक्योरिटी है और आर्थिक साझेदारी भी यहां पर हो। नाटो के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपनी फोर्सेस को ही सिर्फ शेयर करते हैं, बाकी चीजें भी हैं, उसमें व्यापार भी है, आर्थिक जो है चीजें भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी वो करते हैं। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश हो रही है, जिसके चलते इसमें राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक जो है साझेदारी की बात यहां पर हो रही है। और इसमें मिस्र ने यह कहा कि उसने नाम दे दिया कि इसको हम अरब नाटो बना देते हैं। इसलिए सबसे पहले यही सवाल हमने लिखा था, जिसमें कहा था कि क्या अरब नाटो बनाने की तैयारी इस वक्त इस समिट के जरिए, जो अरब इस्लामिक समिट आनन फानन में बुलाई गई है कतर पर हमले के बाद, और इसमें इस प्रोजेक्ट को जो है वो रखा गया है, इस प्रस्ताव को जो है वो रखा गया है, तो मिस्र ने कहा है कि हमें अरब नाटो नाम से एक संगठन ये इस वक्त तैयार कर लेना चाहिए। और इजराइल जिस तरीके से अपनी मनमानी पर उतरा हुआ है, तो हमें अब सुरक्षा की तैयारी यहां पर करनी होगी, वरना हमारी सिक्योरिटी का यहां पर क्या होगा। यह मुस्लिम देशों की तरफ से नाटो संगठन बनाने की बात यहां पर करते हुए कहा गया है। लेकिन क्या यह प्रस्ताव अभी आया है? क्या कतर पर अटैक हुआ उसके बाद सारे मुस्लिम देश जो है वो जाग गए हैं? क्या मुस्लिम देश जो हैं वो सिर्फ अभी इसके बारे में सोच रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। कोई ये कह दे कि अभी कतर के ऊपर ये अटैक हुआ तो उसके बाद मुस्लिम देशों को चिंता होने लगी अपनी सुरक्षा की, ऐसा नहीं है। और हमें यह भी पता है, अगर आप थोड़ा मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में जाएंगे तो इजराइल ने इससे पहले भी, चाहे अरब हो, मिस्र हो, इधर आपका यमन हो, या फिर आपका जो लेबनान हो, इनके साथ वो पहले भी युद्ध लड़ चुका है। ईरान, इराक, सबके साथ वो पहले भी युद्ध लड़ चुका है। उस वक्त में जो है वो जीत दर्ज की थी, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन जब मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की अगर हम यहां पर बात करते हैं, या पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त देश फैले हुए हैं, अगर उनके किसी संगठन की बात करते हैं, तो क्या इसे पहले बनाने की कोशिश हुई है या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है। अरब और इस्लामिक देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन पहले भी रहा है। यह गठबंधन पहले रह चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। इस तरीके का गठबंधन पहले भी रहा है, जिसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो के नाम से जो है वो जाना जाता था। अब ये जेएसएफ बनाने की, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सारे इकट्ठा हो जाओ और जो दुश्मन देश है उस पर अटैक करने की पूरी तरीके तैयारी करो, वरना आपकी सिक्योरिटी जो है वो भगवान भरोसे है। वहीं जिसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो कहा गया, और ये बगदाद संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। उस वक्त में बगदाद संधि के नाम से इसको जाना जाता था। इसका अस्तित्व कब से कब तक रहा है? 1955 1955 से लेकर 1979 तक ये अस्तित्व में रहा, और उसके बाद ये बिखर गया। इसका कोई अस्तित्व उसके बाद नहीं रहा। जो देश इसका हिस्सा थे उन्होंने इसे तोड़ दिया। अलग अलग इसके पीछे कारण रहे हैं। अरब नाटो का विचार पहले भी उठा था और सऊदी अरब ने इसे आगे बढ़ाया था। सऊदी अरब की तरफ से पहले अरब नाटो का जिक्र किया गया था। सऊदी अरब ये चाहता था कि एक संगठन ऐसा हो जो मुस्लिम देशों पर अगर किसी भी तरीके की आपत्ति आती है तो सारे इकट्ठा यहां पर हो जाएं। और बड़ी बात यह कि उस वक्त बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी लिया गया था। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ को जिम्मेदारी दी गई थी। पाकिस्तान के जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं राहिल शरीफ, उन्हें कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए सारे मुस्लिम देशों के साथ बात करो और अरब नाटो जैसा जो देश है, अरब नाटो जैसा जो संगठन है, उसे अस्तित्व में लेकर आओ। इसकी कोशिश जो है उस वक्त की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद नतीजा निकला वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो कोशिश थी वो इससे पहले भी यहां पर की जा चुकी है। एक ये स्थिति है। अब सवाल ये है कि पहले था, संगठन अस्तित्व में था सेंटो का, वो खत्म हो गया। 1979 में आके उसका अस्तित्व खत्म हो गया। फिर सऊदी अरब ने एक बार फिर से कोशिश की। राहिल शरीफ पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष को जिम्मेदारी भी दी, पाकिस्तान के साथ मिलकर बाकी देशों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की। वो इनिशिएटिव जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। तो अब सवाल यह है कि अगर अब इसका जिक्र हो रहा है, अगर इराक कह रहा है, अगर मिस्र की तरफ से अरब नाटो का नाम यहां पर दिया जा रहा है, कतर कह रहा है कि सुरक्षा सबके खतरे में यहां पर पड़ गई है, तो क्या यह अब बन सकता है? कितना रिलेवेंट है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कह तो दिया कि आप बना लेंगे नाटो जैसा संगठन, हम भी उतनी ताकतवर, क्योंकि 57 मुस्लिम देश हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम यहां पर देखें तो इन 57 मुल्कों को अगर लाके एक जगह खड़ा कर देंगे तो तकरीबन 40% जो जनसंख्या है वो इन देशों के अंदर होगी। एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा। इसकी सैन्य ताकत भी अच्छी खासी होगी। दुनिया के अंदर जो पूरी जीडीपी होगी उसमें तकरीबन 50% के तकरीबन इनका जो सहयोग है वो पहुंच जाएगा। इनकी जीडीपी तकरीबन इतनी वो हो जाएगी। और इसके अलावा जो ये देश हैं इनमें ऑयल रिजर्व 40% ऑयल रिजर्व इन 57 मुस्लिम देशों के पास ही है। तो एक अच्छी खासी बड़ी ताकत होगी अगर ये इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये रिलेवेंट कितना है, बन भी सकता है नहीं बन सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है कि अरब नाटो जो है
वो उसे बना दिया जाए। सभी देशों के सुरक्षा हित दरअसल अलग अलग हैं, इसलिए रिलेवेंट है। हर किसी की अपनी दिक्कत है। ईरान की इराक के साथ अलग दिक्कत है, ईरान को जो है इराक के साथ अलग अलग समस्याओं को लेकर यहां पर परेशानी है। वो कौन कौन से देश है जिन्हें दिक्कत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी दिक्कत समझिए। सभी के हित अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, और इसलिए उन्हें सर्वसम्मति कर एक मंच पर लाना बहुत मुश्किल है उनके बीच में, क्योंकि एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी। अगर ईरान इराक का ही जिक्र हो रहा है या सऊदी अरब ईरान का जिक्र हो रहा है, तो सऊदी अरब ईरान के बीच में अपने आप ही शिया सुन्नी को लेकर बहुत तल्खियां हैं, लगातार उनके बीच में कोल्ड वॉर वाली सिचुएशंस बनी रहती हैं। और अगर नाटो जैसा संगठन बनाएंगे तो उसमें जैसे पहले किया गया है कि राजनीतिक बात भी होगी, सैन्य संगठन के अलावा आर्थिक पर भी बात होगी, और एक दूसरे का जो खुफिया जो तंत्र है उसके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। तो अरब तो ईरान के साथ तैयार नहीं होगा इस बात करने के लिए, क्योंकि वो पहले ही शिया सुन्नी वाले झगड़े में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ अरब देशों के पास पहले से कई बहुपक्षीय जो है वो संगठन है। अरब नाटो बनाकर क्या करोगे? ओपेक नाम का पहले ही चल रहा है, ओपेक नाम का पहले ही संगठन यहां पर चला रहा है। और भी संगठन है, ये तो उदाहरण दे रहा हूं, जो तेल वगैरह के लिए इन्होंने ओपेक का जो मुस्लिम संगठन यहां पर बना रखा है। लेकिन इसके अलावा और कौन से जो संगठन है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है? वो आती है सर्वसम्मति बनाकर एक मंच पर आने की। अब कौन कौन से संगठन है, जैसे कि अरब लीग है, OIC और GCC, ये अलग अलग संगठन पहले से ही मौजूद हैं। एक और बना लो अरब नाटो, क्या हो जाएगा? जब आपकी एक मंच पर आने की जो सहमति ही नहीं बन पा रही है, मुद्दे ही आप लोगों के हल नहीं हो पाएंगे। तो अलग अलग हित हैं, जिस वजह से इसको पॉसिबल करना, रिलेवेंट जो है वो नजर नहीं आता। इतना आसान नहीं है कि अरब नाटो यहां पर जो है वो बना लिया जाए। अब रिलेवेंट नहीं है, इसकी बड़ी वजह क्या है कि वो मुस्लिम देश जिनके बीच में सबसे ज्यादा विवाद है वो हल नहीं होंगे, और अरब नाटो का सपना जो है वो साकार होता हुआ दिखता नहीं है। हालांकि प्रपोजल आ चुका है। किस किस देशों के बीच में सबसे ज्यादा विवाद है? जैसा हमने बताया, सबसे पहले अरब और ईरान के बीच में क्षेत्रीय प्रभुत्व और शिया सुन्नी की लड़ाई है। यमन, सीरिया और लेबनान में लंबे समय से प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। ये स्थिति है, लगातार दोनों देश प्रॉक्सी युद्ध में जो है वो घुसे रहते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि जो ईरान है वो सऊदी अरब के साथ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, और इधर सऊदी अरब ईरान के साथ कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब का झगड़ा सिर्फ ईरान के साथ नहीं है, इराक के साथ भी है। 2003 के बाद से इराक में ईरानी प्रभाव को लेकर अविश्वास है। उसको लगता है कि वो सऊदी अरब को कि इराक के अंदर जितने भी वहां पर मुस्लिम हैं वो ईरान की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड है। उसे इराक पर भी भरोसा नहीं है। इराक और ईरान एक दूसरे के साथ हैं वहां पर खड़े हुए, उसको ऐसा लगता है। तो यहां पर भी हित पूरी तरह से सिद्ध नहीं होते हैं। तीसरा मसला क्या है? तीसरा है ईरान और इराक के बीच में अंदरूनी भी वहां पर चलता रहता है। इसलिए ये वाया सिचुएशन है, जहां पर इराक में शिया मिलिशिया पर ईरानी प्रभाव को लेकर राजनीतिक असंतुलन और बीच बीच में विरोध है। दरअसल क्या है कि इराक के अंदर सरकार तो है, सरकार वहां पर चल रही है, लेकिन मिलिशिया गुट कहीं एक्टिव है वहां पर। मिलिशिया गुट उन्हें कहते हैं जो अपने हथियार वगैरह लेकर अपना अलग से गुट यहां पर बना लेते हैं। और इराक का ये मानना है, सऊदी अरब का ये मानना है कि इराक के अंदर जो सिचुएशंस हैं वो ईरान की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड है, और इराक को क्या लगता है कि इन मिलिशिया गुटों को ईरान की तरफ से ताकत दी जाती है और सरकार पर हावी हो जाते हैं। ये हालात हैं। वहीं मिस्र और ईरान के बीच में भी स्थितियां लगभग ऐसे ही हैं। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद से संबंध ठंडे पड़े हुए हैं, और तब से ये जो मुद्दे हैं वो लगातार राजनीतिक मतभेद में बदले हुए हैं। तो यहां पर भी इनके बीच में तो ये, और अगर आप सऊदी अरब की, ईरान की, इराक की, मिस्र की, जिसने प्रपोजल यहां पर दिया है, अगर इनकी बात करेंगे, अगर इन्हीं के बीच में जो मतभेद हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अरब नाटो जैसे एक बड़े संगठन को आप अस्तित्व में लेकर आ सकते हैं। लेकिन प्रस्ताव दिया गया है, और इस प्रस्ताव के जरिए चुनौती देने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। इजराइल जो बड़े हमले कर रहा है, अमेरिका के ऊपर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से, कतर की तरफ से, उसके खिलाफ एक संगठन खड़ी करने की हालांकि प्रस्ताव है, जैसा हमने कहा पहले भी कोशिश हुई है, और वो कितना ग्राउंड पर उतर सकता है ये हिस्ट्री को देखकर जरूर पता लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस नजर नहीं आता। लेकिन क्या ये मुस्लिम देश अपनी जो मानसिकता है इस संगठन को अस्तित्व में लाने की, या फिर एक मंच पर सर्वसम्मति से आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला.com के साथ। धन्यवाद।